नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के विगत वर्षों में पूछे गए सवालों की। तो यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो विगत परीक्षाएं हैं उनमें से हमने आज उत्तराखंड के सवाल उठाए हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि जितने भी आप परीक्षाएं देखेंगे उसमें से ना भी कहे के 5 से 10 नंबर हमेशा रिपीट होते ही हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि आप पुराने पेपर भी उठा के देखें। तो हम आज वही करेंगे, हम पुराने पेपरों को उठा के उनको सॉल्व करेंगे और उनमें से किस तरीके से सवाल और पूछ सकता है उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि अगर उसके अगल बगल घुमा के भी सवाल पूछे जाएं तो वह भी हम क्या कर सकें, हल कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये 2020 का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, निम्नलिखित में से लामड़ गीत संबंधित है। देखिए, जो उत्तराखंड में गीत हैं उसके अनेक प्रकार हैं, जैसे संस्कार गीत हो गए। जो भी उत्तराखंड में 16 संस्कार के समय गीत गाए जाते हैं उन्हें संस्कार गीत कहा जाता है, ठीक है, या मांगल गीत कहा जाता है। ऐसे ही जागर गीत होता है जो देवी देवताओं के अवतरित के समय गाया जाता है, या ऋतु गीत हो गए, ठीक है, जो ऋतु के आगमन पर गाया जाते हैं। थड़िया गीत हैं, खुदेड़ गीत हैं, और ऐसे ही अनेक प्रकार के गीतों का वर्णन है उत्तराखंड में। ठीक, तो उसी में से एक है लामड़ गीत। तो हमने बताना है कि इसका संबंध किससे है। तो लामड़ गीत का अगर संबंध की बात करें तो इसका संबंध है हमारा प्रेम गीत से। ठीक, एक प्रकार है हमारा गीतों का उत्तराखंड में प्रेम, ठीक है। तो इसी में जो लामड़ है इसी का प्रकार है। और अगर अन्य बात करें तो इसके और भी अन्य प्रकार हैं, जैसे हमारा चौफला है। चौफला नृत्य भी होता है और गीत भी है। चौफला गीत भी हमारा प्रेम प्रसंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रेम या प्रणय गीत कहा जाता है इसे, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रेम या प्रणय गीत के अंतर्गत चौफला आता है। झुमेलो आएगा, झुमेलो, और छोपती, छपेली, ठीक है, और बाजूबंद। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि चौफला नृत्य या गीत है वह किससे संबंधित है। तो वह किससे है, हमारा प्रेम गीत से। ठीक, फिर है अगला, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था। तो अगर बात करें, सॉरी, निम्नलिखित में से नहीं, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। तो नैनीताल की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था 18 सितंबर 1880 को, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है अगला सवाल, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। अगर बात करें हम रावण के तपस्थली बैरास कुंड की, तो इसकी स्थिति की बात करें तो चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। और इससे पहले जो हमारे पास सवाल पूछा गया था इसके कुछ और पॉइंट भी लिख लीजिए आप, ठीक है। उत्तराखंड में जो अगर बात करें भूकंपों की या कोई प्राकृतिक आपदा की, तो सबसे पहले तो 1880 का यही है नैनीताल। फिर इसके बाद या इससे पहले 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया था, ठीक है, प्रद्युमन शाह के समय पे। प्रद्युमन शाह उस समय क्या थे, राजा थे, और बहुत ही भयंकर हमारा जो है भूकंप आया था, त्रासदी हुई थी, ठीक है। जिसके बाद माना जाता है कि बहुत कम जनसंख्या पूरे उत्तराखंड में बच गई थी, और जिसको हम 51 52 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय जो शक संवत चल रहा था, ठीक है, वह चल रहा था 1851-52। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 51-52 कहा जाता है। उस समय गढ़वाल के शासक कौन थे, हमारा प्रद्युमन शाह थे। ठीक, इसके बाद बहुत ही अकाल पड़ा था हमारा कहाँ पे, गढ़वाल में, ठीक है। और 1803 के बाद अन्य जो भूकंपों की बात करें, ठीक है, या प्राकृतिक आपदा की बात करें तो नयार नदी पर बाढ़ हुई थी। नयार नदी में बाढ़ आई थी। ये कब आई थी, 1951 में, ठीक है। इसी के बाद एक और चीज़ पूछता है, मालपा त्रासदी, ठीक है। ये हमारे प्रमुख क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहाँ की, उत्तराखंड की, ठीक है। ये हुई थी 18 अगस्त 1998 को। ये चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। जो एक सबसे पहले यूके ट्रिपल एससी द्वारा सचिवालय रक्षक का सवाल परीक्षा थी, उसमें ये पूछा गया था मालपा त्रासदी या मालपा जो भूस्खलन हुआ था, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में, उसके बारे में पूछा गया था। हमारा जो सचिवालय रक्षक का भर्ती थी, ठीक। फिर इसके बाद केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल,
मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? देखिए, मुंड और सबर ये क्या है, उत्तराखंड की प्राचीन क्या है, जातियां हैं जिनका संबंध जो है वह कोल से है। ठीक है, जो प्राचीन समय में कोल जाति के लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता था? मुंड और सबर नाम से भी जाना जाता था। फिर है अगला सवाल, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो अगर बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, और अगर अन्य पॉइंटों की बात करें, 624 वर्ग किलोमीटर में यह क्या है, फैला हुआ है। और स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? चमोली में। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है चमोली का जोशी मठ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सवाल आ सकते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो है वर्ग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 624। और कहाँ पे स्थित है? चमोली में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जोशीमठ। ठीक है, फिर है अगला सवाल, वासुकी ताल स्थित है। देखिए, वासुकी ताल जो है वह वासुकी नाग से संबंधित ताल है। ठीक, वासुकी नाग से संबंधित यहाँ पे क्या है, जो प्राचीन कथाएं हैं वह संबंध रखती हैं वासुकी ताल से। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो केदारनाथ के निकट स्थित है ये। और इसी के साथ अगर इसके लोकेशन की बात करें, ठीक है, ये तो क्या है, केदारनाथ के निकट स्थित है। पर अगर बात करें जनपद की, तो जनपद में यह है हमारा केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में ना होके कहाँ पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, ये सीमा पे स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और बात करें तो इसकी विशेषता की, तो इसमें एक तरीके से और पूछा जाता है कि लाल पानी वाला ताल कौन सा है? तो वासुकी ताल ही है। और दूसरा, यह अपने नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो प्रमुख नीले रंग के कमल है वह विशेषतर है या विशेषकर जो है यही इसी हमारे ताल पे मिलते हैं। ठीक है, कौन से ताल पे? वासुकी ताल पे। क्या क्या विशेषता होगी? एक तो लाल रंग का पानी हो गया और नीले रंग के यहाँ पे कमल मिलते हैं। टिहरी गढ़वाल में ये क्या है, स्थित है, केदारनाथ के निकट। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो आश्रम है वह स्थित है हमारा श्यामला ताल में, चंपावत जनपद में है ये। कई बार पूछता है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम जो है या श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो यह चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत जनपद के टनकपुर और लोहाघाट मार्ग के बीच में हमारा सुखीढांग नामक स्थान से तो ऊपर पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और घने जंगलों के बीच या बांस के जंगलों के बीच बहुत ही सुंदर ये क्या है, एक झील है या ताल है। ठीक है, जो कि अपने पर्यटक के लिए बहुत ही जानी जाती है। ठीक, और हाल ही में यहाँ पे बोटिंग वोटिंग का भी क्या हो रहा है, कुछ इंतजाम हो रहे हैं पर्यटन विभाग द्वारा। अब यहाँ पे बोटिंग भी होगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से, और बहुत ही सुंदर है। और इसी जो श्यामला ताल है इसी के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी स्थित है। अगर बात करें जनपद की, तो चंपावत जनपद में ये क्या है, स्थित है। फिर है धनुष तीर्थ कहा जाता है। धनुष तीर्थ जो है वह श्रीनगर का पुराना नाम है या प्राचीनतम नाम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? श्रीनगर गढ़वाल। फिर है अगला सवाल, गढ़वाल राइफल का युद्ध से संबंधित जय घोष है। तो देखिए, जितनी भी हमारी राइफल्स हैं या आर्मी है, ठीक है, चाहे वह कुमाऊं रेजिमेंट हो या गढ़वाल रेजिमेंट, इनके अपने अपने क्या होते हैं, युद्ध घोष होते हैं, जो कि यह हमेशा अपने कार्यों से पहले उस युद्ध घोष को दोहराते हैं या पुकारते हैं। तो वह पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो यह है हमारा गढ़वाल राइफल का जय बद्री विशाल नाम से ये क्या करते हैं, जय बद्री विशाल से यह अपना जय घोष करते हैं गढ़वाल राइफल के। और वही बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की, तो कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है, जय हाटकाली। ठीक है, हाटकाली इनकी क्या है, जो गंगोली हाट में स्थित है, गंगोली हाट की हाटकाली इनकी कुलदेवी है, और उसी के नाम से कुमाऊं रेजिमेंट का जय घोष होता है। और बात करें अगर गढ़वाल राइफल की, तो इनका होता है जय बद्री विशाल से। और अगर बात करें हम गढ़वाल राइफल के अन्य तथ्यों की, तो गढ़वाल राइफल की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। ठीक है, बलभद्र सिंह नेगी को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। और इन्होंने 5 इनकी जो
मदद है, इसकी वजह से इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, 5 मई 1887 को, और सर्वप्रथम ये हुई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, 5 मई 1887 को इसकी स्थापना जो है अल्मोड़ा में की गई थी। उसके बाद 4 नवंबर 1887 को, कुछ ही महीने बाद, इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया, कालो का डांडा या फिर लैंसडाउन। ठीक है, कालो का डांडा में इसको स्थानांतरित कर दिया, और अभी इसका जो मुख्यालय है, मेन मुख्यालय, वह कालो का डांडा में ही है। किसका? गढ़वाल राइफल का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लैंस डाउन नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर है अगला सवाल, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहा जाता है, कहलाता है। देखिए, भोटिया जाति जो है या भोटिया जनजाति, यह अपने जो है ग्रीष्मकालीन आवास के लिए या शीतकालीन आवास के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य चीज़ है वह क्या है? ऋतु प्रवास है। अब ऋतु प्रवास होता क्या है? ये लोग क्या करते हैं? ठीक है, जो 2 ऋतु है हमारी मुख्यतः, शीत और ग्रीष्म, शीत और ग्रीष्म में। ठीक है, शीतकाल में जब इनके उच्च हिमालय में, ठीक है, उच्च हिमालय में हमेशा देखेंगे आप उत्तराखंड में क्या गिर जाती है? बर्फ़ गिर जाती है। तो यह अपने उच्च स्थानीय जो स्थान है या अपने निवास है उसको छोड़ के नीचे घाटी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो और बर्फ़ उतनी ना गिरती हो। ठीक है, तो ये लोग अपना कहाँ कर लेते हैं? शिफ्ट जो घाटी क्षेत्र में है, तो उसी को कहते हैं हम शीत निवास। और जैसे ही गर्मी पड़ती है मार्च के बाद, ऊपर की जो बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों की, उसके बाद वहाँ पे एक मखमल सी हमारा बुग्याल आ जाते हैं। ठीक, उसमें मखमल सी हमारी घास उगाती है। तो ये अपने जो भी चारागाह हैं या जो अपने पशुपालक पशु हैं, उनको लेके उन बुग्यालों में चले जाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? ग्रीष्मकालीन आवास। ठीक है, तो इनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है वह कहलाता है हमारा मैत। ये क्या है? ग्रीष्मकालीन आवास है। और अगर यही बात करें हम शीतकालीन आवास की, तो शीतकालीन आवास को मुंसा या फिर मुंडा कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे भोटिया जनजाति के महत्वपूर्ण प्रवास हैं। फिर है अगला सवाल, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो प्राचीन काल में जो अस्कोट राजधानी रही थी वह रही थी हमारा कत्यूरी राजवंश की। कत्यूरों द्वारा ही अस्कोट को अपनी राजधानी बनाया गया था, क्योंकि जब कत्यूरी काल में अराजकता का काल हुआ था तो तब बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्या की थी? राजधानियाँ अलग अलग शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, फिर है अगला सवाल, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो टिहरी रियासत में सबसे पहले जो अपने नाम से शहर बनाया था वह बनाया था नरेंद्र शाह ने। तो इन्हीं को यह श्रेय जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। फिर है अगला सवाल, अलगोजा बजाया जाता है। देखिए, ये वाद्य यंत्र उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों से यह सवाल पूछा गया है। और बात करें अगर अलगोजा की, तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, और लगातार 2-3 जो परीक्षाएं हुई हैं हमारी हाल ही में, उन सभी परीक्षाओं में इस तरीके से हमारा सवाल आया है। जैसे पहले ईओ का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। फिर उसके बाद हाल ही में हुआ RO का, उसमें भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वाद्य यंत्र वह सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी पूछा क्या गया है, अलगोजा बजाया जाता है। तो हमने बताना है कि अलगोजा जो है वह शरीर के किस अंग द्वारा बजाया जाता है, या जो सुरताल है वह किस अंग द्वारा दिए जाते हैं। तो अलगोजा जो है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है, और सुशिर वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं वह किसके द्वारा या किसके माध्यम से बजाए जाते हैं? मुंह के माध्यम से। ठीक है, तो अलगोजा का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंह। फिर है अगला सवाल, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्था का आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? देखिए, जब केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, तो उसके बाद उसका पुनर्निर्माण का जो कार्य है वह पर नेहरू पर्वतारोहण संस्था को दिया गया था। और ये कब दिया गया था? हमारा 11 मार्च 2014 को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है? सवाल है। ठीक, फिर है आगे बढ़ते हैं, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008
के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो एकीकृत जो औद्योगिक नीति थी 2008 के अंतर्गत इसमें जितने भी उत्तराखंड के जनपद हैं इनको 3 क्षेत्रों में बांटा था, ए बी सी। ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ए बी सी, जिसमें से उत्तरकाशी है वह श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो, सॉरी श्रेणी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है अगला सवाल, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी जिनको रावल पुजारी के नाम से हम जानते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? देखिए हाल ही में ये भी ईओ के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जितने भी हमारे पुराने पेपर हैं उनको उठा के सॉल्व करना या उनको एक तरीके से प्रैक्टिस मारना बहुत ही लाभदायक होता है हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, चाहे वह हल्का सा घुमा के भी हो तो, पर कुछ ना कुछ सवाल जरूर फंसते हैं यहाँ पे। तो ये भी देखिए पूछा गया था ईओ के एग्जाम में, पर थोड़ा घुमा के पूछा गया था। जो पुजारी हैं वह इनका संबंध है मालाबार से, और उसमें ये मालाबार कहाँ है? केरल में है। और ईओ के एग्जाम में यही पूछा गया था कि मालाबार जो क्षेत्र है वह कहाँ पे है, या रावल पुजारी किस क्षेत्र से है। उसमें मालाबार ना देके क्या दिया था ऑप्शन में, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ दिया गया था। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही था? हमारा केरल सही था। ठीक है, मालाबार जो क्षेत्र है वह कहाँ पे है? केरल में है। और यहीं के ये क्या हैं? बद्रीनाथ धाम के पुजारी हैं जिनको रावल पुजारी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है। देखिए जो उत्तराखंड के हस्त उद्योग हैं उसमें रिंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिंगाल से टोकरियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, अन्य सजावट की सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, और आजकल बहुत ही विभिन्न प्रकार की कलाकारियाँ उस रिंगाल में दिखाई जाती हैं। टोकरी हो गई या फिर डलिया हो गई, बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में आज भी रिंगाल से प्रयोग की जा रही हैं। तो इसका अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम है इसका हमारा ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। ठीक है, फिर है अगला सवाल। अगला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। देखिए जो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में FRI, इसके मुख्य द्वार का नाम है ब्रांडिस गेट, क्योंकि जो उस समय के में थे ब्रांडिस, उनके नाम पे ही ये क्या उनके सुझाव पे ही FRI की स्थापना की गई थी, और उन्हीं के नाम पे इनका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम ब्रांडिस गेट रखा गया है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1878 में सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, और इसका जो उस समय नाम था वह था ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। उसके बाद इस 1906 में इसको इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कर दिया गया था, और 1991 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, और बाद में आज़ादी के बाद इसको वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना गया, FRI के नाम से। ठीक है, ये हैं क्या FRI के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर है अगला, गढ़वाल का हातिमताई कहा जाता है। तो गढ़वाल के अगर हातिमताई की बात करें तो ये कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। देखिए हाल ही में ARO एग्जाम में पूछा गया है सवाल ये। देखिए लगभग 3 सवाल तो यहीं से फंस गए हमारे, जो भी परीक्षा हुई है इस बीच। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वह गंगोत्री नेशनल पार्क है, और अगर इसकी बात करें तो यह क्या है हमारा 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा क्या है नेशनल पार्क है। ठीक, और अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 1989 में उत्तरकाशी में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, फिर है अगला सवाल, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? अगर बात करें उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा के लिए तो एक ही नाम सबसे अधिक जाना जाता है, हेनरी रैमजे को, चाहे वह अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज हो या फिर नैनीताल में को एक स्कूली हब बनाने के क्षेत्र में जो है रैमजे ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। ठीक है, तो एक स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में इन्होंने विकसित किया था नैनीताल को, और इसके लिए इसका श्रेय जाता है हेनरी रैमजे को। फिर है अगला सवाल,
उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? देखिए, उत्तराखंड से संबंधित जो तिलाड़ी कांड है इसको मैं अपने पुरानी बहुत सारी वीडियो में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो इसकी जो अगर बात करें इस कब हुआ था, तो ये हुआ था मई 1930 में। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। तो उत्तराखंड वन विकास निगम का जो गठन है वह 1 अप्रैल 2001 को हुआ था और उस समय इसके तत्कालिक जो अध्यक्ष थे वह थे सुरेश परिहार। ठीक है, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय थे सुरेश परिहार। ठीक है, फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है। तो उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी चरागाह हैं उनको जाना जाता है बुग्याल के नाम से। ठीक है, बुग्याल एक जो है मंद ढालों में जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है और ये हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो बुग्याल है उसमें लगभग 6 से 4 माह क्या रहती है, बर्फ़ रहती है और जब गर्मियों में यह बर्फ़ पिघलती है तो उसकी नमी से क्या होता है, बर्फ़ की नमी से बहुत ही मखमली या अच्छी क्वालिटी की क्या होती है, घास उगाती है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं और इन्हीं बुग्यालों को जो चरवाहों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो लाल कुर्ती बाजार की अगर बात करें तो यह कहाँ स्थित है, रानी खेत में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, पलटन बाजार कहाँ स्थित है या मीना बाजार कहाँ स्थित है, तो ये इस तरीके से सवाल भी आ सकते हैं। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता थे। तो बनारस के 1905 के अधिवेशन में कुमाऊं से जो भाग लिया था वह लिया था पंडित हरगोविंद पंत ने। फिर है अगला सवाल, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसकी अगर बात करें स्थापना, तो यह हमारा वन से संबंधित समस्याओं के लिए जो है समाधान के हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब? 1916 में। इस तरीके से सवाल बन सकता है कि कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, कब हुई? 1916 में। और किस समस्या के लिए हुई थी? वन समस्या के लिए हुई थी। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था। तो उत्तराखंड को जो पंचायती राज अधिनियम है यह बनाया गया था हमारा 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। सॉरी, 1 अप्रैल 2014 नहीं, हमारा 4 अप्रैल 2016। सॉरी, ठीक है, 4 अप्रैल 2016 क्या है यहाँ पे सही आंसर है। फिर है अगला सवाल, अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। देखिए, उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, वो पांचों प्रयाग के बारे में मैंने बता रखा है। उसी में से जो पहला प्रयाग है हमारा अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम, जो कि विष्णु प्रयाग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अंतरिम जो विधानसभा थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 30। सबसे पहले इसमें क्या थे, 31 थे। उसके बाद क्या होता, एक जो है एक का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण यह संख्या क्या हो गई थी, 30 हो गई थी। अगर बात करें इसमें विधानसभा की, तो विधानसभा से 22 थे और विधान परिषद से 9। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग नोट कीजिएगा। और कुल संख्या की बात करें तो 31, परंतु एक का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से 30 ये क्या थी, संख्या थी। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो इनका शीर्ष निकाय है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। फिर है अगला सवाल, ग्राम्या है। तो ग्राम्या एक परियोजना है जो क्या करता है, हमारा जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन की क्या है, ये एक योजना है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? देखिए, अनासक्ति आश्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जब गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी 1929 में गांधी जी ने यात्रा के दौरान यहाँ पे प्रवास किया था और 14 दिन यहाँ पे ये क्या रुके थे। ठीक है, इसी अनासक्ति आश्रम में 14 दिन यहाँ पे इन्होंने रुके और यहीं पे बहुत सारी अपनी रचनाएं भी लिखी थी। ठीक है, और अगर बात करें अनासक्ति आश्रम की तो यह बागेश्वर के कौसानी में स्थित है। ठीक है, और इसी समय
जो गांधी जी हैं इन्होंने कौसानी को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा था। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है। देखिए कॉमन वाला सवाल है, ठीक। उत्तराखंड में एक नाली में कितनी मुट्ठी होती हैं, तो एक नाली में होती है 16 मुट्ठी, ठीक है। अब एक मुट्ठी का पैमाना कैसे होता है, प्राचीन समय में एक मुट्ठी जो अनाज है वह जितने भी सिंचित एरिया में बोया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, हम एक मुट्ठी कहते हैं। परंतु अगर बात करें वर्तमान में तो एक मुट्ठी बराबर होता है, ठीक है, एक मुट्ठी बराबर होता है 135 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सॉरी वर्ग फुट है, किलोमीटर नहीं, वर्ग फुट, 135 वर्ग फुट। अब वर्ग फुट क्या होता है हमारा, ऐसे एक वर्ग होगा 135 यहाँ, 135 यहाँ, 135 यहाँ और 135 ऐसे, ठीक। एक वर्गाकार जिसकी क्या हो 135 वर्ग हो, 135 फुट वर्ग फुट को हम क्या कहते हैं, एक मुट्ठी कहते हैं। ये क्या होगी हमारा एक मुट्ठी, ठीक है। और ऐसे ही, ठीक है, और ऐसे ही 16 मुट्ठी बराबर क्या होता है हमारा, 16 मुट्ठी बराबर एक नाली। और ऐसे ही या फिर एक मुट्ठी बराबर क्या होता है 15 गज, ठीक। और एक और सबसे बड़ी हमारी भूमि पैमाइश होती है उत्तराखंड की महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं हम बीघा, ठीक है। एक बीघा बराबर होते हैं हमारे 6804 वर्ग किलोमीटर और वर्ग फुट। और ऐसे बात करें एक बीघा बराबर 50 मुट्ठी लगभग, ठीक है। एक बीघा कितनी मुट्ठी के बराबर होता है, 50 मुट्ठी के लगभग क्या होता है, बराबर होता है एक बीघा। तो ये क्या है हमारी उत्तराखंड में भूमि नापन की दो प्रमुख विधियां हैं, ठीक है। फिर है अगला सवाल, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। तो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसका संचालन किया जाता है कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। अगर बात करें केदारखंड की तो केदारखंड में गोपेश्वर को गो स्थल के नाम से वर्णित किया गया है, तो ये ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। फिर है उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। तो यह स्थित है देहरादून के सैलाकुई में, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।